Students, today we are going to discuss about genetic disorder. डिजीज में नेक्स्ट पार्ट अपन सबसे पहले देखते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिजीजेस क्या होते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर इनमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर में ऑटोसोमल एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। मीन्स ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये ड्यू टू जीन म्यूटेशन, ये किसकी वजह से पैदा होता है? ड्यू टू द जीन म्यूटेशन। और जीन म्यूटेशन में ये डिसऑर्डर दो टाइप के हैं। नंबर वन इज द autosomal recessive genetic disorder and second one X linked recessive। इनको अपन दो टाइप से पहले डिस्कस करते हैं। कौन कौन से? ऑटोसोमल है जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, सेकंड वन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट autosomal recessive gene mutation मीन्स ये डिसऑर्डर है। तो ये जितने भी ऑटोसोमल है, एक्स लिंक्ड है, ये किसकी वजह से पैदा होते हैं? ड्यू टू द जीन म्यूटेशन। जीन में म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। अब जीन में म्यूटेशन तो ठीक है, वो हुआ होगा, कोई भी टाइप का म्यूटेशन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकता है। मतलब कुल मिला के जीन लेवल पर चेंजेज हुआ। अब इसमें जो पहला डिसऑर्डर है नंबर वन देखें इसमें, तो फर्स्ट है PKU। PKU मीन्स फिनाइल कीटोन्यूरिया। PKU अपन शॉर्ट में इसको PKU लिखते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया में देखिए जनरली क्या हो रहा है, ये बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में स्पेशली अपन देखते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये एक्चुअल में ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जेनेटिक तो है बट इसमें डिफेक्ट कहाँ जाता है? मेटाबॉलिज्म पर। सेल के अंदर जो प्रोसेस होती है, सेल के अंदर जो एक्टिविटी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम। एंजाइम का फॉर्मेशन कौन करता है? जीन। मीन्स चेंज किसमें हुआ? जीन में। तो चेंज जीन में होने से डिफिशियंसी ऑफ द एंजाइम हो जाएगी। अब देखिए जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया इसको अपन एक्चुअल में इसको मेंटल इडियट भी नाम देते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये ब्रेन अफेक्ट हो रहा है इसमें। तो जनरली देखिए होता क्या है इसमें, दिक्कत क्या, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या है? तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में जो फिनाइल एलेनिन है, ये अमीनो एसिड है। देखिए फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड कन्वर्ट इनटू टायरोसिन। ये टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। अब इस कन्वर्जन में एंजाइम लगता है। तो वो देखिए एंजाइम कौन सा है? फिनाइल एलेनिन, शॉर्ट में अपन बोल देंगे फिनाइल एलेनिन, PA ऑक्सीडेज। एंजाइम कौन सा है? फिनाइल एलेनिन ऑक्सीडेज एंजाइम। अब इस एंजाइम का जो फॉर्मेशन है, इस एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है, जीन ऑन 12th क्रोमोजोम, 12th नंबर के क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होता है इसका जीन। तो जीन म्यूटेशन किस में हुआ? 12th नंबर ऑफ द क्रोमोजोम पर। उस जीन में चेंजेज होने से फिनाइल एलेनिन ऑक्सीडेज एंजाइम का सिंथेसिस नहीं हुआ, क्योंकि जीन अपना एक्सप्रेशन किसके थ्रू करता है? बाय द सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा मीन्स बाय द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जीन कॉपी करता है एमआरएनए पर, एमआरएनए फिर राइबोसोम के साथ एडजस्ट होकर के, कंबाइन होकर के इन बिटवीन टू सब यूनिट बाद में बनाता है ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन। प्रोटीन ही क्या होते हैं? एंजाइम। तो यहाँ
फिनाइल एलेनिन ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी हो जाएगी। भाई सिंपल सा, ये जीन चेंज हुआ, इस जीन में डिफेक्ट आ गया, डिफेक्ट की वजह से एंजाइम नहीं बना। अब एंजाइम नहीं बना तो देखिए क्या दिक्कत होगी इस डिजीज में जो फिनाइल एलेनिन है ये डिपॉजिट होने लगेगा। मीन्स डिपोजिशन हो जाएगा, इसका एक्सेस डिपोजिशन हो जाएगा, एक्सेस डिपोजिशन ऑफ फिनाइल एलेनिन। अब फिनाइल एलेनिन एक्सेस में डिपॉजिट होने लगा तो बाद में जाकर के फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट इनटू, देखिए एक किस में कन्वर्ट हो रहा है, इट कन्वर्ट इनटू, मीन्स जितना ज़्यादा फिनाइल एलेनिन डिपॉजिट होगा तो वो आगे जाकर के किस में कन्वर्ट हो रहा है वो देखिए। तो ये कन्वर्ट होता है इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और दूसरा अनोदर इसका डेरिवेटिव है फिनाइल कीटोन। अब ये जो कीटोन है फिनाइल कीटोन, ये एक्सक्रीट आउट विद यूरिन के साथ निकल गया ही। तो अब एक्सेस में क्या बॉडी के अंदर डिपोजिशन होने लगा, फिनाइल पायरुविक एसिड। तो फिनाइल पायरुविक एसिड आगे जा करके ये डिपॉजिटेड इन ब्रेन टिश्यू, यहां से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। मींस ब्रेन के टिश्यू में डिपॉजिट होगा फिनाइल पायरुविक एसिड और इस ब्रेन में डिपोजिशन होने से इससे होगा मेंटल रिटार्डेशन, इससे दिमागी रूप से पेशेंट कमजोर हो जाएगा। तो मेंटल रिटार्डेशन की वजह से ही इस बीमारी को PKU को नाम देंगे क्या, फिनाइल पायरुविक इडियट। तो मेंटल रिटार्डेशन, इसमें डिपोजिशन क्या हो रहा है, फिनाइल पायरुविक एसिड, तो इसको नाम दूसरा देते हैं फिनाइल पायरुविक इडियट। 3 इडियट नहीं, इसका दूसरा नाम बन जाता है फिनाइल पायरुविक इडियट, मीन्स मेंटली रिटार्डेड पर्सन। वेरी सिंपल। तो इसमें पहला डिसऑर्डर हुआ। सेकंड डिसऑर्डर देखिए, सेकंड डिसऑर्डर इसमें देखें तो यहां पर देखिए क्या होगा। अगला डिसऑर्डर है AKU, इसको शॉर्ट में AKU, ठीक है, ये कोई फिल्म नहीं है, PKU। अब ये AKU है भाई, तो PKU AKU। एल कैप्टोन्यूरिया, AKU को क्या नाम देते हैं, एल कैप्टोन्यूरिया। ये भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एल कैप्टोन्यूरिया भी। एल कैप्टोन्यूरिया, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। जैसे फादर ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एक साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट कॉल्ड फादर ऑफ मेटाबॉलिक एरर। तो मेटाबॉलिक डिजीज या मेटाबॉलिक एरर बोलते हैं इसको। मेटाबॉलिज्म में कुछ एरर हो रहा है, आप देखिए एंजाइम डिफेक्ट हो रहा है, बेसिकली जीन में डिफेक्ट होने से। तो मेटाबॉलिक एरर, फादर ऑफ, इसका फादर किसे कहा गया, फादर ऑफ मेटाबॉलिक एरर गैरॉड, कॉल्ड गैरॉड। ये थोड़ा सा और याद रखें कि मेटाबॉलिक एरर का फादर किसे कहा जाता है, गैरॉड को। अब दूसरा मेटाबॉलिक ऑर्डर AKU एल कैप्टोन्यूरिया, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जनरली देखिए क्या होता है, जनरल मेटाबॉलिज्म क्या होती है, होमोजेंटेसिक एसिड, ये जनरली कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज। एंजाइम का नाम क्या है, होमोजेंटेसिक ऑक्सीडेज एंजाइम है। ये एंजाइम कन्वर्ट करता है होमोजेंटेसिक एसिड को इनटू द टायरोसिन। ये अमीनो एसिड है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में सेल के अंदर, ये कोई डिफेक्ट नहीं है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। अब देखिए डिफेक्ट कहां से आएगा, इस एंजाइम का सिंथेसिस नहीं होगा, मींस इसमें लैक होगा। कौन सा, होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम, इसमें लैक होगा। और इसमें कौन सा, इसमें लैक हो जाएगा क्या, ये भी लैक होगा।
लैक ऑफ फिनाइल एलेनिन ऑक्सीडेज, तो ये डिपॉजिट हो गया। इसमें लैक ऑफ होमोजेंटेसिक एसिड, अब लैक क्यों है? क्योंकि एंजाइम का सिंथेसिस कौन करता है? जीन म्यूटेशन हुआ। अब यहाँ जीन म्यूटेशन इस वाले में तो PKU में होता है अंदर, जीन ऑफ 12th क्रोमोसोम, यहां पे जीन म्यूटेशन हुआ है, जीन म्यूटेशन। ये सारे डिफेक्ट किसकी वजह से पैदा होते हैं? ड्यू टू द जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन ऑन 60th क्रोमोसोम, यहाँ 60th क्रोमोसोम पर जीन म्यूटेशन हुआ, उसकी वजह से एंजाइम एब्सेंट हो गया। अब आप देखिए, अब एक्सेस डिपोजिशन किसका होगा? होमोजेंटिसिक एसिड का। अब होमोजेंटिसिक एसिड देखिए, ये एक्सेस डिपॉजिट हो जाएगा, मींस डिपॉजिटेड इन ब्लड। अब ब्लड के अंदर ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा। ब्लड फिल्टर्ड होने के लिए कहाँ जाएगा? किडनी में। और किडनी में जा कर के देखिए क्या होगा, किडनी से जब यूरिन बाहर आएगा तो यूरिन के साथ में एक्सक्रीट हो रहा है होमोजेंटिसिक एसिड। सिंपल है, ब्लड में लेवल बढ़ गया, किडनी पे फिल्टर हुआ, फिल्टर होकर के यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो रहा है। व्हेन होमोजेंटिसिक एसिड कीप कांटेक्ट विद एयर, तो एयर के कांटेक्ट में आते ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, मींस होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्केप्टोन। एल्केप्टोन में ये ऑक्सीडाइज हुआ। कब ऑक्सीडाइज हुआ? ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्केप्टोन व्हेन इट कांटेक्ट, किसके कांटेक्ट में आया? विद एयर। जैसे यूरिन बॉडी से बाहर आया, बॉडी से बाहर आएगा यूरेथ्रा से होके, यूरिथ्रल ओपनिंग से यूरिन बाहर आएगा। भाई यूरिन फॉर्मेशन किडनी में होता है, नेफ्रॉन्स के अंदर, नेफ्रॉन्स ओपन इनटू द डक्ट ऑफ बेलनी, डक्ट ऑफ बेलनी ओपन इनटू द एरिया ऑफ क्राइब्रोसा, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा ओपन एट द बॉडी सरफेस बाय द यूरिथ्रल ओपनिंग। तो यूरिथ्रल ओपनिंग से बाहर आएगा यूरिन। जब एयर कांटेक्ट में आएगा तो होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडाइज इनटू द एल्केप्टोन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एल्केप्टोन में ऑक्सीडाइज हो गया। अब इस एल्केप्टोन का जो कलर है ये होता है ब्लैक। अब आप सोचिए, अब बताओ यूरिन कैसा हो जाएगा? ब्लैक यूरिन डिजीज। इसको अपन एक नाम और देंगे, ब्लैक यूरिन डिजीज। वेरी सिंपल, केस क्लियर हो गया अपना। ब्लैक यूरिन डिजीज, इसको नाम देंगे अपन फिनाइल पायरुविक इडिएट, PKU को। दो डिसऑर्डर। तीसरा, थर्ड डिसऑर्डर देखिए, थर्ड डिसऑर्डर अपना है इसमें, थर्ड वन इज द, जैसे एक और मेटाबॉलिक है। देखिए बॉडी के अंदर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, तो प्रोटीन से रिलेटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये। अब दूसरा होता है फैट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसे बोलते हैं टे-सैक्स डिजीज। टे-सैक्स डिजीज। अब टे-सैक्स डिजीज एक्चुअल में जो नाम आया टे एंड सैक्स, ये साइंटिस्ट नेम है, मीन्स डिस्कवर्ड बाई, इसको डिस्कवर्ड किसने किया होगा? बाय टे एंड सैक, इसलिए इसको नाम दिया गया टे-सैक्स डिसीज। अब इसमें होता क्या है? इसमें भी एंजाइम डिफेक्ट होगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो देखिए यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है? बीटा एन एसिटाइल, बीटा एन एसिटाइल हेक्सोएमिनिडेज, मीन्स इसमें देखिए लैक ऑफ बीटा एन एसिटाइल, बीटा एन एसिटाइल, और इसको पूरा यहाँ लिख दें अपन दूसरे कलर से, बीटा एन एसिटाइल, पूरा नाम इसका है हेक्सोएमिनिडेज। बीटा एन एसिटाइल हेक्सोएमिनिडेज, हेक्सोएमिनिडेज, ये एंजाइम है। देखिए लैक ऑफ बीटा एन एसिटाइल हेक्सोएमिनिडेज एंजाइम।
अब इससे जनरली इस एंजाइम से हो क्या रहा था, ये फैट मेटाबॉलिज्म में कन्वर्जन मीन्स यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। नॉर्मली ये एंजाइम बीटा एन-एसिटाइल फैट को कन्वर्ट करता है, ऑक्सीडाइज करता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट इसमें लैक ऑफ दिस एंजाइम, तो इससे क्या दिक्कत होगी, फैट मेटाबॉलिज्म मीन्स एक्सेस डिपोजिशन ऑफ फैट होगा। तो यहाँ पर डिपोजिशन ऑफ फैट इन ब्रेन में डिपॉजिट हो जाएगा, अदर टिश्यूज में डिपॉजिट हो जाएगा, और इस वाले डिजीज का नो ट्रीटमेंट, इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो नो ट्रीटमेंट होने से नियर अबाउट 3 और 4 ईयर चाइल्ड में ही पेशेंट, वो जो चाइल्ड है 3 और 4 साल का, तो 3 और 4 साल के बीच में ही डेथ हो जाती है, मीन्स डेथ अकर इन बिटवीन 3 to 4 ईयर चाइल्ड। नेक्स्ट 4th डिसऑर्डर, इसमें देखिए 4th पर टे सेक्स हो गया। 4th डिसऑर्डर इसमें देखें तो एल्बिनिज्म डिसऑर्डर एक कॉमनली आता है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मीन्स जीन डिफेक्ट होगा ऑटोसोम पर। तो एक्चुअल में इसमें देखिए क्या है, एल्बिनिज्म में जनरली लैक ऑफ एंजाइम टायरोसिनेज, इसमें टायरोसिनेज एंजाइम की कमी होती है। तो ये टायरोसिनेज एंजाइम कर क्या रहा है, इससे टायरोसिनेज एंजाइम का जो फंक्शन है वो है कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन अमीनो एसिड इनटू मेलानिन। ये जो मेलानिन है ये ब्लैक पिगमेंट है, मेलानिन इज द ब्लैक पिगमेंट, मेलानिन में कन्वर्जन करता है ये एंजाइम टायरोसिन। अब टायरोसिन की कमी है तो नेचुरली है मेलानिन की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो इसमें डिफिशियंसी ऑफ मेलानिन पिगमेंट। अब ये जो मेलानिन है अपनी बॉडी में कहाँ होता है, मेलानिन प्रेजेंट इन द स्किन, मेलानोसाइट, अपनी बॉडी की जो मेलानोसाइट होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस का जो जंक्शन है वहाँ प्रेजेंट होते हैं मेलानोसाइट, उन मेलानोसाइट में मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट है। अब मेलानिन की कमी होगी, डेफिशिएंसी ऑफ द मेलानिन, तो अब इससे एक डिसऑर्डर पैदा होता है, इसमें स्किन पे वाइट पैचेज बन जाते हैं, पेशेंट कॉल्ड एल्बिनो। तो इससे जो डिसऑर्डर पैदा होता है दैट इज कॉल्ड एल्बिनो। अब इस मेलानिन की कमी से देखिए, मेलानिन जनरली अपनी बॉडी में करता क्या है, जो ब्लैक पिगमेंट है इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ द ब्लैक पिगमेंट, इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट द स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम यूवी रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनसे प्रोटेक्ट करता है। इसलिए जो ब्लैक निग्रॉइड है, उन निग्रॉइड में देखिए जो इक्वेटर पर रहती है तो सनलाइट ज़्यादा आती है, उससे प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए निग्रॉइड में ब्लैक पिगमेंट ज़्यादा है। और अपनी बॉडी में टोटल पिगमेंट, इसका जो अमाउंट है ये अपनी बॉडी के अंदर टोटली बात करें तो 1 ग्राम प्रेजेंट होता है, अपनी बॉडी के अंदर ये टोटली 1 ग्राम प्रेजेंट है। कितना भी फेयर एंड लवली लगा लो कुछ नहीं होगा, वो तो भाई 1 ग्राम फिक्स है। बट स्किन का जो कलर है वो डिपेंड करता है क्लाइमेट पर। जो इक्वेटर से दूर होते हैं गोरे लोग, उनमें देखा हो वो गोरे इसलिए क्योंकि उसमें मेलानिन कम है, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेक्शन उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सन से वो काफ़ी दूर है पोल्स पर। ठीक, एक जनरल आइडिया याद रखिए। एंड नाउ नेक्स्ट डिसऑर्डर, अगला जो डिसऑर्डर है इसमें वो देखते हैं अपन थैलेसेमिया। तो यहाँ पे देखिए 5th नंबर का डिसऑर्डर होगा, 5th नंबर थैलेसेमिया क्या होता है, ये थैलेसेमिया एक्चुअल में एनीमिया है, टाइप ऑफ एनीमिया है। थैलेसेमिया इसी को कूलीज एनीमिया कहते हैं, थैलेसेमिया ऑल्सो कॉल्ड कूलीज एनीमिया। तो देखिए इस थैलेसेमिया से पहले इसको देखिए, इसको अपन बाद में देखते हैं।
ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में सबसे पहले पीकेयू देखा, तो पीकेयू में जीन डिफेक्ट ऑन द 12th क्रोमोसोम, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी होगी। लैक होने से फिनाइल एलेनिन डज नॉट कन्वर्ट इनटू द टायरोसिन, सो एक्सेस डिपोजिशन ऑफ द फिनाइल एलेनिन। ये फिनाइल एलेनिन का जो डिपोजिशन है वो कहाँ हो जाता है बॉडी के अंदर? एक्सेस डिपोजिशन ऑफ फिनाइल एलेनिन इन जॉइंट्स पे जमा हो जाता है। जॉइंट्स पे साइनोवियल है, टेंडन है, लिगामेंट है, कार्टिलेज है, यहाँ जमा हो जाता है। फिर इसके एक्सेस डिपोजिशन से कन्वर्ट होने लगता है फिनाइल पायरुविक एसिड और फिनाइल कीटोन में। फिनाइल कीटोन एक्सक्रीट आउट विद द यूरिन, बट फिनाइल पायरुविक एसिड एक्सेस डिपॉजिट इन द ब्रेन टिश्यू, सो इट प्रोड्यूस मेंटल डिसऑर्डर्स, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिनाइल पायरुविक इडियट। नाउ सेकेंड AKU, एल्केप्टोन्यूरिया में क्या होगा? जीन डिफेक्ट 16th क्रोमोसोम पर है, जिससे एंजाइम होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज कन्वर्ट नहीं कर पाता टायरोसिन में होमोजेंटेसिक एसिड सब्सटेंस को, तो ये एक्सेस डिपॉजिट हो जाता है। जब ये ब्लड के थ्रू यूरिन में एक्सक्रीट होता है तो वहाँ ऑक्सीडाइज होकर के ब्लैक कलर का एल्केप्टोन बनाता है, इसलिए इसको ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं। थर्ड वन है द टे-सेक्स डिसीज में बीटा एन एसिटाइल हेक्सोएमिनिडेज एंजाइम की लैक होने से फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। एल्बिनिज्म में बेसिकली टायरोसिन जो एंजाइम है टायरोसिनेज, वो एंजाइम टायरोसिन को कन्वर्ट करता है मिलेनिन में, तो बॉडी में मिलेनिन की कमी हो जाती है स्किन में, जिससे स्किन का कलर व्हाइट हो जाता है, पैचेज बन जाते हैं व्हाइट, दैट इज कॉल्ड एल्बिनो। पेशेंट का नाम एल्बिनो होता है। इसको अपन जेनेटिकली देखेंगे किस तरह से होता है। और ये एल्बिन बॉडी के अंदर टोटल 1 ग्राम होता है और इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट द यूवी रेज, स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। तो ये अपना 4th एल्बिनिज्म हुआ। ये सारे के सारे कौन से डिसऑर्डर हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब थैलेसीमिया जो है, थैलेसीमिया देखिए, थैलेसीमिया ये अपना अगला डिसऑर्डर है, तो इसको यहां देखते हैं। ठीक है, थैलेसीमिया एक्चुअल में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर 5th नंबर का, उसे अपन डिस्कस करेंगे इस साइड में। देखिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया, चलो यहां पे फिर से मेंशन करते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इसको कूलीज एनीमिया भी बोलते हैं, कूलीज एनीमिया, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कूलीज एनीमिया। अब थैलेसीमिया में देखिए क्या होगा, यहां पर कूलीज एनीमिया, थैलेसीमिया, और इसका एक नाम और है SS थैलेसीमिया, इसको मेडिटेरेनियन एनीमिया भी बोलते हैं, मेडिटेरेनियन एनीमिया। और एक्चुअल में जो थैलेसीमिया वर्ड है वो शायद थाईलैंड से रिलेटेड है। तो ये एनीमिया एक्चुअल में क्या है? ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। देखिए कैसे। ये थैलेसीमिया एक्चुअल में 2 टाइप का होता है, 2 टाइप है, थैलेसीमिया माइनर एंड थैलेसीमिया मेजर। 2 टाइप का है, माइनर एंड मेजर। माइनर ज़्यादा होता है, माइनर का परसेंट देखें तो नियर अबाउट 80% होता है, और ये 20% होता है मेजर। अब माइनर मेजर तो परसेंट के बेस पे नहीं है, ये एक्चुअल में इसका एक नाम और है थैलेसीमिया। और ये जो डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर एक्चुअल में क्वांटिटेटिव, इसको एनीमिया भी बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एनीमिया मींस, इसको यहां पर एक मेंशन और करें, चलो बाद में देखते हैं। पहले आप देखिए माइनर मेजर क्या होता है। माइनर मेजर में देखिए क्या होगा, इस माइनर में इसको माइनर को एक नाम और भी देते हैं, अल्फा या थैलेसीमिया ए, थैलेसीमिया ए वर्ड किससे है? अल्फा मींस अल्फा ग्लोब्यूलिन, अल्फा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। देखिए हीमोग्लोबिन की बात करें तो आरबीसी के अंदर, ये आरबीसी है और इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है ये 33% होता है। बाकी इसके अंदर आरबीसी में ये 33% में हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसमें 2 पार्ट हैं, वन इज द हीम
सेकेंड वन इज द ग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन पार्ट है। तो अल्फा ग्लोबिन, चलिए यहां नाम दिया अपन ने। जो ग्लोबिन होता है ये प्रोटीन पार्ट है और हीम आयरन पार्ट है। इसमें आयरन Fe++ फेज में होता है। और इस ग्लोबिन की एक्चुअल में दो चेन होती हैं, अल्फा पॉलीपेप्टाइड अल्फा चेन एंड सेकेंड वन इज द बीटा चेन। और इस अल्फा में नंबर ऑफ द अमीनो एसिड होते हैं 142 अमीनो एसिड और इसके अंदर नंबर ऑफ द अमीनो एसिड होता है 146 अमीनो एसिड। ये बेसिकली है, मींस हीमोग्लोबिन में दो अल्फा और दो बीटा होती हैं, अल्फा 2 बीटा 2। अब यहां देखिए क्या प्रॉब्लम है। अल्फा ग्लोब्यूलिन में नंबर ऑफ द अमीनो एसिड कितना है? 142 ग्लोबिन के मॉलिक्यूल है। तो अल्फा ग्लोबिन अफेक्टेड इसमें, और इसमें मेजर में बीटा ग्लोबिन अफेक्टेड। इसमें अफेक्टेड कौन हो रहा है वो याद रखना है अपन को। तो इस बीटा, इसमें अल्फा ग्लोबिन अफेक्टेड होगी, इसमें बीटा ग्लोबिन अफेक्टेड होगी। अब अपन देखते हैं जीन का कंट्रोल कैसे है। चलो मान लीजिए ये आरबीसी है, आरबीसी है और इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होगा 33%, उसके अंदर ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट होगा और इस प्रोटीन पार्ट में दो टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन है, अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि अमीनो एसिड का नंबर इनमें दिया गया है। तो सबसे पहले यहां देखें कि आरबीसी है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर अल्फा 2 और बीटा 2 होती हैं, वो हीमोग्लोबिन का टाइप ए है। थैलेसेमिया में क्या हो रहा है? तो इसमें क्या होता है, HB हीमोग्लोबिन HbA1 एंड HbA2, ये जीन है, दोनों दो जीन है इसमें, HbA1 जीन एंड HbA2 जीन। और ये जीन इस आरबीसी के अंदर अल्फा ग्लोबिन को कंट्रोल करते हैं, अल्फा ग्लोबिन को कंट्रोल करते हैं। और इस अल्फा ग्लोबिन में नंबर ऑफ द अमीनो एसिड, ये नंबर ऑफ द अमीनो एसिड कितने होंगे? इसमें नंबर ऑफ द अमीनो एसिड होंगे 142। अब जीन डिफेक्ट हुआ, देखिए ये दो जीन है, जीन इसमें दो टाइप के हैं, HbA1 और HbA2, 2 जीन है। और ये जीन के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो एसिड की अल्फा चेन, अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन है। अब इसमें जीन में क्या हुआ? जीन में हुआ डिलीशन। जीन क्या होता है? डीएनए का एक पार्ट है, जैसे डीएनए, और इस पे दो जीन है, ये इसमें बेस की सीक्वेंस है वो फिक्स है। अब डिलीशन हुआ इसमें 4 जीन का, इसमें 4 जीन का 4 बेस का डिलीशन हो गया। तो अब इससे क्या होगा? इसमें 142 की जगह पर इसमें कहीं ना कहीं -4 अमीनो एसिड हो जाएंगे, 4 कम हो जाएंगे, 4 जीन इसमें अफेक्ट हुए तो डिलीट हुए। तो -4 होने से इसमें कितना रह गया? 138। तो 138 अमीनो एसिड की इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, अल्फा अफेक्टेड हो गई। दूसरा जो बीटा ग्लोबिन प्रोटीन है, बीटा ग्लोबिन चेन है, इसमें नंबर ऑफ द अमीनो एसिड कितना है? ये थोड़ी सी बड़ी चेन है, इसमें नंबर ऑफ द अमीनो एसिड है 146 अमीनो एसिड है इसके अंदर। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसको कंट्रोल करने वाला जीन देखिए, बीटा ग्लोबिन को कंट्रोल करने वाला जो जीन है HBB, इस जीन का नाम क्या है? HBB। और ये जो HBB जीन, HbA1 एंड HbA जीन, ये प्रेजेंट होता है ऑन 6th क्रोमोसोम। ये जीन प्रेजेंट है ऑन 60th क्रोमोसोम, सॉरी। और ये वाला जीन जो होता है, ये देखिए ये वाला जीन प्रेजेंट ऑन
11th क्रोमोजोम। ये 11th क्रोमोजोम पर HBB जीन है, ये जीन कंट्रोल करता है बीटा ग्लोबिन फॉर्मेशन को। जनरली है ये जीन नॉर्मल है तो एक्शन करके 146 अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, बीटा चेन। अब दिक्कत ये है कि इस जीन में भी क्या हुआ, डिलीशन। डिलीशन इसमें 1 और 2 जीन का डिलीशन होगा इसमें, तो इसमें नंबर ऑफ द अमीनो एसिड कितने हो जाएंगे, 1 और 2 -2, तो इसमें हो जाएगा 144, नियर अबाउट 144 145 अमीनो एसिड। तो इसमें दोनों चेन अफेक्टेड हुई, अल्फा चेन भी और बीटा चेन भी। जब अल्फा चेन अफेक्टेड होती है तब उसको बोलते हैं माइनर, और बीटा चेन अफेक्ट होती है तब उसे बोलते हैं मेजर। क्लियर हुआ? इसमें दिक्कत क्या आती है, इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि जो पेशेंट है उसमें आरबीसी जो है वो आरबीसी फ्रेजाइल होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, और साथ में आरबीसी के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है वो कम हो जाता है। वेरी सिंपल, दिस इज अबाउट द थैलेसेमिया। तो ये 5 डिसऑर्डर अपन ने देखे, कौन से, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। थैलेसेमिया के बाद एक और आप देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया उसे भी अपन देख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वन, सिकल सेल एनीमिया। ये क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में एक्चुअल में क्या होगा, थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया में क्या डिफरेंस। नेक्स्ट एक और देखते हैं इसमें 6th नंबर, सिकल सेल एनीमिया। इसको अपन जेनेटिक्स में भी थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सिकल सेल एनीमिया देखिए, थैलेसेमिया, ये थैलेसेमिया कौन सा है, ये क्वांटिटेटिव एनीमिया होता है, और सिकल सेल एनीमिया है क्वालिटेटिव एनीमिया। अब देखिए ये क्यों, जनरली अपन जानते हैं, सबसे पहले मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा दुनिया में ये मिलता है तो कहाँ पर, इसके पेशेंट मोस्ट कॉमन इन साउथ अफ्रीका। सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में मिलता है क्योंकि वहाँ पर मलेरिया के लिए कंडीशन ज़्यादा थी, तो उनसे एडेप्टेशन के लिए वहाँ ये डेवलप हुआ। इसका कॉज क्या है, ये क्यों पैदा होता है, ड्यू टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। इससे पॉइंट म्यूटेशन से पैदा होता है ये। अब पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है इसमें, सिकल सेल एनीमिया में। सिकल सेल एनीमिया में पॉइंट म्यूटेशन में देखिए क्या होता है कि जो अपनी बीटा चेन है, इसमें नंबर ऑफ द अमीनो एसिड अपन ने देखा था 146। बीटा चेन में ये जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड हैं ये 146 है, टोटल 146 अमीनो एसिड की ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, बीटा चेन। तो इसमें अफेक्ट होती है बीटा चेन, और बीटा चेन में जनरली जो 6th पोजीशन है, ये मान लीजिए इसकी 6th पोजीशन है। 6th पोजीशन पर नॉर्मल अमीनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड। कौन सा अमीनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड। 6th पोजीशन पर ये जो अमीनो एसिड है दैट इज द ग्लूटामिक एसिड। ओके, नॉर्मल, नो प्रॉब्लम। बट ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन, और ये जो ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड है, तो इस ग्लूटामिक एसिड के लिए 6th नंबर पर जो डीएनए है, उस डीएनए में जो बेस की सीक्वेंस है, देखिए आप इसको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वहां पर कि न्यूक्लियोटाइड वर्ड आता है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ, न्यूक्लियोटाइड में एक बेस होता है, ट्रिपलेट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड कोडॉन। एक कोडॉन इज इक्वल टू एक अमीनो एसिड को पिकअप करता है। ये कंसेप्ट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जाएंगे अपन। तो जो ग्लूटामिक एसिड है, देखिए इस ग्लूटामिक एसिड के लिए जो बेस, जो कोड है वो होता है GAG। ये कोड है, कोडॉन बोलते हैं, कोड GAG जनरली। अब इसमें क्या होगा, नॉर्मल केस है। अब हो गया पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या हुआ, GAG कोड पे बदलाव आ गया।
तो ये जो GAG है ये हो गया GUG, ए में चेंज आया ओनली, देखिए तभी तो नाम दिया पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में एडेनाइन रिप्लेस्ड बाय द यूरेसिल। अब ये हो गया पॉइंट म्यूटेशन, मींस जनरली क्या था GAG, और GAG जो कोड है वो किसको करता है, अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड को, जो 6 नंबर पर है। अब इसमें हुआ पॉइंट म्यूटेशन, इसमें पॉइंट म्यूटेशन हुआ, तो पॉइंट म्यूटेशन से क्या हुआ कि जो GA मींस A रिप्लेस्ड बाय द U से रिप्लेस्ड हुआ। तो अब देखिए क्या दिक्कत आएगी इस बीटा चेन में। बीटा चेन में दिक्कत ये आएगी कि जो अपना 6th पोजीशन है, तो 6th पोजीशन पर अब आ जाएगा वैलीन एमिनो एसिड, और वैलीन अमीनो एसिड जो आया, फोकस कीजिए, वैलीन अमीनो एसिड, तो वैलीन अमीनो एसिड अब ये आ गया किस पोजीशन पर, 6th पर। तो ये केस था एबनॉर्मल, ये केस था नॉर्मल, सिंपल, वेरी सिंपल। यहां पर अपन देखें तो ये जो वैलीन अमीनो एसिड है ये होता है एबनॉर्मल। देखिए पूरी इसमें क्या बात हुई सामने कि जो बीटा चेन होती है, चेंज इज अकर इन द बीटा चेन, किस पोजीशन पर, 6th पोजीशन पर चेंज क्या हुआ, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय द वैलीन अमीनो एसिड। और इसमें पॉइंट म्यूटेशन किस जगह पे हुआ था, A रिप्लेस्ड बाय द U। तो U जो कोड है वो करता है वैलीन को पिकअप करता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अब इसमें क्या होता है, RBC कैसे हो जाते हैं, RBC बिकम, इसमें ऐसा होने से क्या हुआ, RBC बिकम सिकल शेप्ड। अब RBC सिकल शेप्ड हो जाते हैं तो इनसे फायदा ये होता है सिकल शेप एनीमिया में कि ये जो सिकल शेप RBC होता है, ये सिकल शेप RBC एडेप्टेड फॉर, ये किसके लिए है, एडेप्टेड फॉर मलेरिया। मलेरिया के लिए इसमें रेजिस्टेंस पावर आ जाती है, इसलिए हुआ था सिकल सेल एनीमिया अफ्रीका में चेंज। बट तो अपने को थोड़ा सा याद रखना है इसमें, ये एक्चुअल में क्या होता है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। तो इतने काफी है, फिर बाद में अपन जेनेटिक्स में और डिस्कस करेंगे। दिस इज अबाउट द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे आगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव। जो नेक्स्ट पार्ट है, देखिए अपन ने पहले डिस्कस कर लिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब इसमें बी पार्ट क्या है अपना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ये भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो एक्स लिंक्ड दूसरा जो अपना टाइप है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, मींस ऐसा क्रोमोसोम जो एक्स के साथ में लिंक्ड होता हो, मतलब एक्स क्रोमोसोम है उसके साथ में कोई जीन लिंक होके जा रहा है, वहां पर कोई डिफेक्ट आ गया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो एक्स लिंक्ड मींस अपना इसमें सेकंड पार्ट बी है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से, ये अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया, इसमें 6 डिजिट डिस्कस किए अपन ने। अब नेक्स्ट इसमें ओनली 2 डिस्कस करेंगे अपन, 2 डिजीज इसको। पहला इसमें है नंबर 1, देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये जनरली आप समझते हो, जानते हो और आपने कई बार देखा भी होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, G6PD, G6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, इस एंजाइम का फंक्शन है, ये एंजाइम का फंक्शन है, ये मेंटेन करता है, मेंटेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBC। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डोनेंस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। डोनेंस मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है RBC की, उसको मेंटेन करता है। अब देखिए क्या दिक्कत होगी, G6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम डेफिशिएंसी। अब इसकी हो गई डेफिशिएंसी।
अब इससे क्या दिक्कत है भाई? ऑफ कोर्स ये एंजाइम डेफिशिएंट हुआ, तो अब बताइए इससे क्या होगा? आरबीसी मेंटेन हो पाएगी या नहीं? नो, आरबीसी की मेम्ब्रेन मेंटेन नहीं हो पाएगी। आरबीसी मेंटेन नहीं हो, आरबीसी की मेम्ब्रेन मेंटेन नहीं होगी तो इसमें आरबीसी रप्चर्ड हो जाएंगे नेचुरली, आरबीसी रप्चर्ड हो गए। तो अब ऐसे में क्या होता है? ऐसा पेशेंट मींस पेशेंट जिसमें पेशेंट विच, देखिए क्वेश्चन दिया गया आपसे, यह क्वेश्चन दिया गया, इसमें कहा गया पेशेंट विच लैक G6PD, लैक G6PD एंजाइम। अब इस पेशेंट को अपन मलेरियल ड्रग, जैसे सल्फा ड्रग होती है, नाम सुना हो तुमने, सल्फा ड्रग है, क्लोरोक्विन है, तो पेशेंट विच लैक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी, अब ये जो एंजाइम है वो मोर सेंसिटिव फॉर सल्फा ड्रग, क्लोरोक्विन। अब देखिए ये जो ड्रग अपन पेशेंट को देंगे तो इन ड्रग की वजह से ये वाली ड्रग के लिए ये वाला एंजाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब ये एंजाइम नहीं होगा तो ऐसे केस में उस पेशेंट की आरबीसी और ज़्यादा नष्ट होगी, क्योंकि एंजाइम एब्सेंट है आरबीसी पे। देखिए ये आरबीसी है, इस पे ये एंजाइम प्रेजेंट है, G6PD एंजाइम है ये, और ये इसको मेंटेन रखता है। अब इस एंजाइम की कमी होने से आरबीसी की मेम्ब्रेन बहुत वीक है, और दूसरा ये जो सल्फा ड्रग होती हैं ये इस मेम्ब्रेन के लिए सेंसिटिव होती है, तो ऐसे में इस ड्रग की वजह से आरबीसी और ज़्यादा डिजेनरेट होगा रैपिडली। तो आजकल अपन मलेरिया जैसे छोटी डिजीज में G6PD को भी टेस्ट कराते हैं पेशेंट से। इसलिए दूसरा डिसऑर्डर, सेकेंड डिसऑर्डर है ड्यूकने मसल डिस्ट्रॉफी। ड्यूकने मसल डिस्ट्रॉफी, देखिए क्या होती है भाई डिस्ट्रॉफी। तो यहां पर जो आता है इसमें एक जीन होता है डिस्ट्रॉफिन जीन, इसमें लैक ऑफ डिस्ट्रॉफिन जीन, इसमें डिस्ट्रॉफिन जीन की कमी होती है, ये याद रखना है अपन को। अब ये जीन करता क्या है? इस जीन का फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ द डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन, मींस इस जीन के द्वारा जनरली फॉर्मेशन किया जाता है डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन को। अब ये डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन क्या होती है? ये मसल में पाई जाती है, डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन ऑफ मसल का अपन फाइबर अपन देखेंगे, आगे बात करेंगे। जैसे मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर है और इस पर ऑल्टरनेट बैंड होते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड, ए एंड आई। चलिए इतना बैंड अपना कौन सा है? मान लो ये है ए, और इसके पैरेलल में छोटे छोटे बैंड कौन से हैं? आई। इतना आई बैंड है, ये ए बैंड है, और फिर से मान के चलें ये कौन सा बैंड है? आई बैंड है। तो ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड है, इनमें फिलामेंट्स होते हैं। जैसे ए बैंड होता है, इसमें मायोसिन फिलामेंट होते हैं, और आई बैंड के सेंटर में जो जेड लाइन होती है उस जेड लाइन से एक्टिन फिलामेंट अटैच रहते हैं। ये अब थोड़ा सा ही बताएंगे अपन यहाँ पर, ये मसल फाइबर है, ठीक है। अब क्या होता है, डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन क्या करती है? ये जो सार्कोलेमा है, ये आउटर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा से अटैच करती है। ये देखो ये डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन है। तो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन का फंक्शन होता है एक तो मसल को टेंसाइल पावर देना, मसल की जो टेंसाइल पावर है ड्यू टू द डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन, और दूसरा यहां पर एक्चुअल में चैनल होते हैं, कैल्शियम चैनल। तो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन ऑल्सो हेल्पफुल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कैल्शियम।
इन द मसल, क्योंकि कैल्शियम आयन मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ द डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जब नहीं होगा, ये जीन लैक है तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन लैक होगी, प्रोटीन लैक होगी मीन्स डिस्ट्रोफिन प्रोटीन लैक। अब लैक होने से मसल कैसे हो जाते हैं, वीक, मीन्स मसल डीजेनरेट। तो इसमें मसल का डीजेनरेशन हो गया, मसल वीक हो जाती है इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता, कैल्शियम आयन नहीं आ पाता। तो दीज 2 डिजीजेस अबाउट द एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ओके, ये अपना पहला पार्ट खत्म हुआ जिसमें अपन ने डिजीज को लेके कवर किया कि जो अपनी जेनेटिक डिसऑर्डर है वो क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ओके।